भोला कड़कती धूप में जंगल में लकड़ियां काट रहा था। धूप इतनी तेज थी कि भोला का पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। हाँ, हाँ, अरे धूप तो कुछ ज्यादा ही आग बरसा रही है। आहा, पता नहीं कब ये गर्मी का मौसम जाएगा। भोला कुल्हाड़ी से लगातार लकड़ियां काटने में लगा था। तभी शाम तक भोला कई सारी लकड़ियां तोड़कर अपनी साइकिल पर रख देता है। हाँ, बस आज किसी तरह से मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएं। भोला साइकिल पर लकड़ियां लेकर पास में अपने छोटे से गांव में एक लकड़ी भखार कारखाने में आता है और वहां अपनी लकड़ियां बेचने लगता है। ए भोला, मैं केवल 1 रुपए किलो लकड़ी लूंगा। मालिक, 1 रुपए किलो तो बहुत ही कम है। आप थोड़े से ज्यादा दाम दीजिए ना लकड़ियों के। देखो भाई, मैं तुम्हें रोज रोज एक ही बात कहता हूँ कि मैं खुद भी 2 से 3 रुपए किलो लकड़ियाँ बेचता हूँ। अब अगर तुम्हें 1 रुपए किलो के हिसाब से लकड़ियाँ देना हो तो बोलो, वरना अपनी लकड़ियाँ यहाँ से ले जाओ। नमस्ते। पूरे गांव में केवल एक हरिया का ही लकड़ी कारखाना था, जहां भोला रोज 1 रुपए किलो से लकड़ियां बेचता था। तभी आज भी 40 किलो लकड़ियां 40 रुपए में बेचकर भोला इसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े घर में आता है, जहां घर में भोला की पत्नी निर्मला और बेटी मानसी थी। भोला अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। बाबा, मेरे लिए मिठाई नहीं लाए? अरे नहीं बेटिया, आज भी मेरी ज्यादा कमाई नहीं हुई। रोज रोज आप यही बात कहते हो बाबा, पर कभी आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाते। बेटिया, मेरी किसी दिन ज्यादा कमाई होगी ना, तब मैं जरूर लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए मिठाई। मानसी गुस्से में आज भी घर के आंगन में जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, कितना बुरा पिता हूँ ना मैं, जो अपनी बच्ची की एक खुशी को भी नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। भगवान जी, आखिर कब तक हमें इस गरीबी के दलदल में फंसे रहना होगा। जी, आप मानसी की बातों का बुरा मत मानिए। वो बच्ची है, वो हमारी आर्थिक स्थिति नहीं समझती। हाँ, रोज मैं इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि आज कारखाने का मालिक मुझसे ज्यादा पैसे में लकड़ियाँ खरीदेगा, पर कारखाने का मालिक हर बार मुझसे कम दाम में लकड़ियाँ खरीदता है। क्या करूँ? तो आप किसी और लकड़ी कारखाने में क्यों नहीं बेचते लकड़ियाँ? शायद वहाँ आपको लकड़ियों के ज्यादा दाम मिल जाएं। अरे निर्मला, इस गांव में दूसरा कोई लकड़ी का कारखाना है ही नहीं, ना ही यहाँ कोई दूसरा काम है करने के लिए। यही काम है और यही कारखाना है। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक रोटी के लिए भी भोला को काफी संघर्ष करना पड़ता था। छोटा गांव होने की वजह से वहाँ कमाई का दूसरा कोई जरिया भी नहीं था। थोड़े समय बाद तीनों रोज की तरह दाल रोटी खाकर अपने घर में सो जाते हैं। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। भोला रोज कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाने लगा और रोज उन लकड़ियों को सस्ते दाम में बेचकर अपने परिवार के साथ गरीबी के संघर्ष में जीने लगा। कम कमाई के चलते भोला और उसके परिवार वाले बड़े परेशान रहते थे। एक शाम निर्मला रोज की तरह गांव में पुराने कुएं के पास आकर कुएं से पानी निकाल रही थी। हर दिन हम ये सोचते हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर होगा, पर हमारा हर दिन हमें परेशानियों और कठिन रास्तों का मुसाफिर बनाता जा रहा है। भगवान जी, अब और नहीं जिया जा रहा हमसे इस गरीबी में। हमारी गरीबी दूर कर दीजिए भगवान जी, हमें इस गरीबी से छुटकारा दिला दीजिए। गरीबी भी ऐसी अजीब थी जो हर कदम पर नई परेशानियों से मुलाकात करवा रही थी। तभी निर्मला पानी से भरे मिट्टी के घड़े अपने सर पर लेकर सड़क से पैदल जाने लगी। थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही सामने से 2 बड़े बैल तेजी से निर्मला की ओर भागते हुए आ रहे थे। अरे, ये बैल तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। तभी एक बैल तेजी से आकर निर्मला को सींग मारकर नीचे गिरा देता है
और निर्मला सीधे एक बड़े से पत्थर पर सर के बल गिरते ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही मानसी और भोला को इस घटना की खबर मिलती है, वो दोनों निर्मला को गांव के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी निर्मला ठीक तो है ना? उसे होश आया कि नहीं आया? देखो भोला भाई, सर पर चोट लगने से निर्मला जी कोमा में चली गई हैं, ठीक है ना? अब उन्हें कब होश आएगा, माफ कीजिएगा, ये हम बता नहीं सकते। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर भोला और मानसी फूट फूट कर रोने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को होश में लाने का कोई तो इलाज होगा ना? भोला देखो, इलाज बस इतना ही है कि निर्मला जी को आईसीयू में रखना होगा और उन्हें रोज ट्रीटमेंट देना होगा। अब इन सब में रोज का 5,000 रुपए खर्च आएगा। अब अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो हम आपके घर में सारा सेटअप लगा देते हैं, मतलब कि सारी मशीनरी वगैरह लगा देते हैं। शायद इस इलाज से निर्मला जी ठीक हो जाएं। 5,000 रुपए रोज का खर्च, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर साहब? देखिए, मैं अभी आपसे यही कहूंगा कि आप एक काम करिए, निर्मला जी को अभी घर ले जाइए और उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, शायद उन्हें होश आ जाए। थोड़े समय बाद मानसी और भोला निर्मला को घर लेकर आते हैं और उसे चारपाई पर लिटा देते हैं। निर्मला जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। उसके बाद मानसी अपनी माँ के पास रहने लगी और भोला घर में खाना बनाना और घर के दूसरे काम करने लगा। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पत्नी के इलाज की चिंता में हर रोज भोला काफी परेशान रहने लगा। वो ना सही से खाना खा पा रहा था, ना ठीक से सो पा रहा था, जिसके चलते भोला काफी कमजोर हो चुका था। एक रात भोला निर्मला के पास चारपाई पर बैठा था और मानसी नीचे फर्श पर सोई हुई थी। ये क्या हो गया निर्मला तुम्हारे साथ? तुम होश में क्यों नहीं आ रही हो? ए निर्मला, निर्मला उठो ना, होश में आ जाओ निर्मला। तुम्हारे बिना मैं और मानसी बहुत तकलीफ में हैं। भोला रात भर अपनी पत्नी के पास बैठकर रोता रहता। पैसों के न होने से भोला निर्मला का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अगले दिन, मानसी, मैं लकड़ियाँ काटने बेटा जंगल जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, है ना बेटा? बाबा, आप भी अपना ध्यान रखना। जब से माँ के साथ ये हादसा हुआ है, आप बहुत कमजोर हो चुके हो। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए बाबा। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो हम माँ को कैसे संभालेंगे? अपनी बेटी की बातें सुनकर भोला की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, यकीनन गरीबी ऐसी ही होती है। गरीबी इंसान को कदम कदम पर काफी रुलाती है। तभी भोला अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता है और वहाँ दोपहर तक लकड़ियाँ तोड़ता है। नहीं सहा जा रहा भगवान जी, नहीं सहा जा रहा। नहीं देखी जाती अब मुझसे अपने परिवार की ये तकलीफें। अरे क्या मैं अपने परिवार की खुशियों का जरिया नहीं बन सकता क्या? क्यों मैं अपनी पत्नी को इस तकलीफ से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ? अपने जीवन में आई इस परेशानी को याद करके भोला बहुत रोता है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। अरे मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब। ये दिन देखने से तो अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूं। हाँ, ये सही है ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ। तभी भोला एक विशाल पेड़ पर रस्सी बांधता है और गले में रस्सी डालकर जैसे ही आत्महत्या करने लगता है तो वो रस्सी अचानक से गायब हो जाती है। हाँ, ये रस्सी कहाँ गायब हो गई? भोला आसपास रस्सी देखने लगता है। तभी वो विशाल पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। ये पेड़ इतना हिल क्यों रहा है?
तभी वो पेड़ हिलना बंद कर देता है और उसके अंदर से आवाज आती है, भोला, तुम मरना क्यों चाहते हो? ये जीवन तो बड़ा अनमोल है, इसे ऐसे नष्ट मत करो, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिल पाएगा। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ भोला। जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये पेड़ एक जादुई पेड़ था। तभी भोला इस जादुई पेड़ को अपने जीवन की सारी परेशानियां बताता है। अब तुम ही बताओ जादुई पेड़, मैं मरूं नहीं तो और क्या करूं? भोला, हर इंसान के जीवन में कोई न कोई समस्या रहती ही है, पर हमें परेशानियों से डर के ऐसे मरना नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ, जिसमें से तुम्हें एक सही वाला रास्ता चुनना होगा। तभी जादुई पेड़ अपने जादू से एक तरफ कुल्हाड़ी निकालता है और दूसरी ओर ढेर सारा खजाना। दोनों चीजें भोला के सामने रखी हुई थीं। भोला, तुम्हारे सामने 2 चीजें रखी हुई हैं। अब बताओ, तुम्हें खजाना चाहिए या कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी तो मेरे पास है। एक काम करता हूँ, खजाना ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। मैं खजाना लूंगा जादुई पेड़। एक बार और सोच लो। ये कुल्हाड़ी कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई कुल्हाड़ी है, और मेरी मानो तो तुम कुल्हाड़ी ही ले जाओ। अब कुल्हाड़ी लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे इस समय पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है। मैं ये खजाना ही लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी भोला वो खजाना लेकर घर आता है और फिर भोला मानसी को सारी बात बताता है। बाबा, अब हम माँ का इलाज करा सकते हैं ना? हाँ बेटिया, देखना अब बहुत जल्दी तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। भोला और मानसी बहुत खुश होते हैं। तभी भोला सारा खजाना अपने पुराने संदूक में रख देता है। रात का समय। बाबा, अब तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, इसलिए अब आप अच्छे से सो जाइए। हाँ बेटिया, आज मैं सुकून से अच्छी नींद लूंगा। जब से निर्मला के साथ ये हादसा हुआ है, तब से मैं एक पल भी सुकून से सो नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद भोला और मानसी दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और बातों बातों में भोला और मानसी घर का दरवाजा ही बंद करना भूल चुके थे। आधी रात का समय एक चोर काला नकाब चेहरे पर ओढ़कर भोला के घर के अंदर आता है और उस खजाने से भरे संदूक को चुपके से लेकर घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन सवेरे भोला और मानसी की आंख खुलती है तो घर में संदूक को ना देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। हाँ, अरे संदूक कहाँ गया? यही तो रखा हुआ था संदूक। बिटिया, उसमें करोड़ों का खजाना था, खजाना। दोनों पूरे घर में संदूक ये सुनकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़े समय बाद भोला निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। रुक जाओ भोला। भोला वहीं रुक जाता है। तभी जादुई पेड़ अपने अंदर से एक कुल्हाड़ी निकालकर भोला के सामने रखता है। ये लो अपनी अमानत भोला। मुझे पता था कि तुम कुल्हाड़ी और खजाने में से खजाना ही चुनोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुल्हाड़ी के साथ साथ खजाना भी दिया था, ताकि तुम खजाना चुनो। तुम्हें पता है, कल रात तुम्हारे घर से जिस चोर ने खजाना चुराया, वो चोर नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही एक गरीब आदमी था, जो तुम्हारी तरह ही जीवन की परेशानियों में उलझा हुआ था। क्या? हाँ, उस आदमी की माँ की आंखों की रोशनी एक बीमारी के कारण चली गई और उसके इलाज के लिए उसे करोड़ों रुपए लग रहे थे। अब वो तो मेरे पास कभी आ ही नहीं सकता था, इसीलिए तुम्हारे जरिए मैंने उस आदमी की सहायता की है, ताकि उसे वो खजाना मिल जाए और वो अपनी माँ का इलाज कर सके। ये सुनकर भोला के होश उड़ जाते हैं। तुम अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हो भोला। ये जादुई कुल्हाड़ी तुम्हें जीवन में कभी
कमजोर नहीं पड़ने देगी। तभी जादुई पेड़ अपने अंदर से 2 फल निकालकर भोला को देता है। भोला, इन फलों को घर लेकर जाओ और इन्हें पीस कर इसका रस अपनी पत्नी को पिला दो। इसका रस पीते ही तुम्हारी पत्नी को होश आ जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी। जाओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, सच में तुम बहुत महान हो। तुम्हें हम इंसानों की तकलीफों की कितनी चिंता है। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ। यही तो मेरा काम है भोला। मजबूरों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब तुम जाओ और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। तभी भोला वो जादुई कुल्हाड़ी और जादुई फल लेकर घर आता है और फलों को पीसकर उसका रस निर्मला को पिलाता है, जिसके बाद निर्मला को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है। उसके बाद भोला कम मेहनत में जादुई कुल्हाड़ी की सहायता से काफी सारी लकड़ियां तोड़ने लगा और उन्हें बेचकर खूब पैसा कमाकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगा। अरे बेवकूफ, यहाँ बैठकर बेशर्मों की तरह दूध क्या पी रहा है? कुछ काम करके पैसे कमाना, या फिर सारी उम्र हम पर ही बोझ बनकर बैठा रहेगा है? पापा, मैं काम तो ढूंढ ही रहा हूँ ना। जैसे ही कोई काम मिल जाएगा मैं कर लूंगा। अबे, पिछले 2 साल से तू काम ही ढूंढ रहा है। अब क्या बुढ़ापे में मिलेगा क्या काम तुझे? आरव सोफे पर दूध पीते पीते अपने पिता शेखर की डांट सुन रहा था। शेखर हर रोज ऐसे ही आरव को डांटता था, क्योंकि आरव कोई काम नहीं करता था। आरव दानपुर शहर में अपने माता पिता शेखर यामिनी के साथ रहता है। शेखर इसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। मेरे दोस्त मेरी राह देख रहे होंगे, ठीक है? यामिनी, इसे कह दो कि मैंने अपने कंपनी में इसके लिए नौकरी की बात कर ली है और मैनेजर इसे चपरासी की नौकरी देने के लिए भी राजी हो गया है। क्या? चपरासी की नौकरी? और मैं? नेवर पापा, आपका बेटा गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इस दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, तो बेटा राज करने के लिए जेब में होनी चाहिए नोट, और नोट कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है बेवकूफ। तेरी तरह घर में बैठकर शरीर का खून बढ़ाने से नोट नहीं कमाई जाती है। माँ, अगर मैं नौकरी करूँगा तो अपने हिसाब से करूँगा। इतना कहकर आरव घर से बाहर चला जाता है। जेब में नहीं अठन्नी और सपने हैं नवाब बनने के। कुछ नहीं होगा इस लड़के का, बता रहा हूँ मैं। आरव काफी आवारा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो सारा दिन बस अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना करता था। इधर आरव अपने बचपन के 3 दोस्त अरुण, दीपक और अजय के पास आता है। ये तीनों भी आरव की तरह ही निकम्मे और आलसी थे। अरे यारो, आज भी चलो ना, दरिया के पास चलकर पार्टी वार्टी करते हैं। अरे चलो भी। आरव और उसके दोस्त पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम आरव और सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। आरव, गांव में हमारा जो पुराना घर है ना, उसके लिए एक ग्राहक आया है। वो ग्राहक गांव के ही रहने वाले बंसीलाल भाई हैं। तो एक काम करो, तुम कल गांव जाकर बंसीलाल भाई को अपना घर अच्छे से दिखा दो। बस किसी तरह से हमारा वो घर बिक जाए। ठीक है पापा। शेखर और उसके परिवार वाले पहले पास के छोटे से गांव नीम गांव में रहते थे। वहां उनका अपना एक छोटा सा घर है। जब से शेखर को यहाँ शहर में नौकरी मिली है, तब से शेखर और उसके परिवार वाले यहाँ रहने आ गए थे। अगले दिन आरव अपने उन 3 दोस्तों के साथ पास के गांव में अपने पुराने घर में आता है। यार आरव, ये तुम्हारे बंसीलाल काका कब आएंगे? बोर हो गए यार हम तो यहाँ। हाँ, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, आते ही होंगे। तभी आरव की नजर सामने दीवार पर पड़ती है, जहाँ उसके दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। तभी आरव अपने दादाजी की तस्वीर के पास आता है। ये आरव, ये बुढ़ाऊ कौन है? ये हैं हमारे परम पूजनीय दादाजी।
जिन्होंने अपनी संपत्ति गरीबों में दान करके अपने ही परिवार को गरीब बना दिया और चले गए। दादाजी, थोड़ी बहुत संपत्ति आप हमें दे देते तो क्या बिगड़ जाता आपका। तभी आरव के दादाजी की तस्वीर अपने आप नीचे गिर जाती है। उस तस्वीर के पीछे दीवार में एक छोटा सा छेद था। अबे ये दीवार में छेद कैसा? आरव उस छेद को किसी वस्तु के सहारे बड़ा करता है तो वहाँ दीवार में एक तिजोरी थी जिसमें एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक? आरव उस संदूक को बाहर निकालता है। यारो मैंने तो सुना था कि जो पुराने लोग थे ना, वो अपना खजाना ऐसे ही संदूक में रखा करते थे। लेकिन ये संदूक दीवार के अंदर किसने रखा होगा? तेरे दादाजी ने ही रखा होगा यार, क्योंकि ये घर तो उन्हीं का है ना। आरव जब उस संदूक को खोलता है तो उसमें एक कागज था और उस कागज के अंदर एक जगह का नक्शा था और ऊपर लिखा था खजाने का नक्शा। अरे ये तो खजाने का नक्शा है यार। हाँ यार ये तो सच में खजाने का नक्शा है। इसका मतलब दादाजी को जरूर किसी खजाने के बारे में पता था, तभी तो शायद उन्होंने ये नक्शा यहाँ पे छुपाया होगा। यारों, क्यों ना हम इस नक्शे में बताए गए रास्ते पर जाकर देखते हैं, क्या पता हमको भी खजाना मिल जाए। सही कहा भाई, अगर हमें खजाना मिल गया तो हमारा भी जीवन संवर जाएगा। चलो। तभी चारों उस नक्शे में बताए रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद चारों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। इस नक्शे में दिख रहा ये कुआं कहाँ होगा? चल चलकर तो हालत खराब हो गई। अरे जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं ना, क्या पता कुआं आगे ही हो। चलो। चारों आगे की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर पर चलने के बाद उन्हें एक गहरा सूखा कुआं दिखाई देता है। ये कुआं वैसा ही था जैसा इस नक्शे में था। हाँ, ये रहा वो कुआं। और नक्शे के हिसाब से इसी कुएं के अंदर खजाना होना चाहिए। तभी चारों सीढ़ियों के जरिए उस कुएं के अंदर जाते हैं। आसपास चारों ओर घना जंगल ही जंगल था। तभी चारों कुएं के निचले हिस्से में आते हैं तो वहाँ एक दरवाजा था। दरवाजा? लगता है कि खजाना इसी दरवाजे के पीछे है। चारों उस दरवाजे को खोलने लगते हैं पर शायद पुराना होने के कारण वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा, अब क्या करें? तभी अचानक उस दरवाजे के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो चारों उसके अंदर से आ रही रोशनी के अंदर घुस जाते हैं। जब चारों अपनी आंख खोलकर देखते हैं तो वो एक अनोखी सोने की दुनिया में थे, जहाँ के पेड़, जमीन, मिट्टी, पत्थर, घर, हर चीज सोने की थी। ये अनहोनी देखकर चारों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? सोने के पेड़? यहाँ तो सब कुछ सोने का है बे यार। हाँ हाँ, अरे अरे हम खजाने की दुनिया में आ गए। इतना सोना देखकर चारों खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। अरे हम तो माला माल हो गए हैं। करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन गए हैं, अरब। तभी चारों कई सारा सोना समेटकर थैलियों में, जेबों में, कुर्तों में भरते जाते हैं। सुनो दोस्तों, इस खजाने का राज किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब हम इतना खजाना लेकर अपने घर जाते हैं और कई सारी थैलियां लेकर यहाँ आते हैं। चलो। चारों कई सारा सोना लेकर जैसे ही उस दरवाजे से कुएं के अंदर आते हैं तो वो सारा सोना कचरा बन जाता है। अबे ये क्या? ये सोना कचरा कैसे बन गया? हैं? हमारा सोना? चारों वापस उस दरवाजे से उस सोने की दुनिया में आते हैं तो वो कचरा वापस से सोना बन जाता है। अरे ये कैसा चक्रव्यूह है यार? ये सोना हम यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं तो ये कचरा बन जाता है, और जब वापस यहाँ आते हैं तो ये कचरा वापस से सोना बन रहा है।
ओ, इसका मतलब ये है कि ये सोना केवल यहीं पे सोना दिखाई देगा, बाहर ये सोना कचरा बन जाएगा। तभी चारों को दूर सामने एक बूढ़ा आदमी एक सोने के पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। अरे देखो, वहाँ कोई है। चारों उस बूढ़े आदमी के पास आते हैं। इन चारों को देखकर वो बूढ़ा आदमी चौंक जाता है। इंसान, वो भी इस जादुई सोने की दुनिया में। ये सुनकर चारों के होश उड़ जाते हैं। क्या ये जादुई सोने की दुनिया है? हाँ बच्चे, पर ये बताओ कि तुम चारों यहाँ कैसे आए, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों का आना नामुमकिन है। हम तो यहाँ पे कुएं के रास्ते से आए हैं, पर आप भी तो इंसान ही हो ना। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इस जादुई दुनिया का रक्षक हूँ, रक्षक। यहाँ का एक सबसे पुराना पेड़ हूँ, जिसने ये इंसानी रूप धारण किया है। ये सुनकर चारों दंग रह जाते हैं। तभी वो बूढ़े आदमी को सारी बात बताते हैं। बाबा, यहाँ का सोना बाहर ले जाते ही कचरा क्यों बनता जा रहा है? वो इसलिए बच्चे, क्योंकि इस जादुई सोने की दुनिया का सोना केवल और केवल ईमानदार और नेक लोगों को ही मिलता है। तुम जैसे बुरे इंसानों को ये सोना हरगिज नहीं मिल पाएगा। बाबा, हमने बड़ी मेहनत से इस खजाने का पता लगाया है। हम अपनी दुनिया में बहुत गरीब हैं, काफी परेशान हैं। हमारे पास न काम है, न पैसा, न धन। हमें थोड़ा सा खजाना चाहिए, बस थोड़ा सा, ताकि हम जीवन अच्छे से बिता पाएं। बाबा, कोई तो उपाय होगा ना सोना बाहर ले जाने का। हम आपसे विनती कर रहे हैं बाबा, हमें बस थोड़ा सा ही सोना चाहिए। चारों उस बूढ़े आदमी से मिन्नतें करने लगते हैं। तुम चारों लालची इंसान हो। अगर तुम्हारे अंदर लालच ना होता तो तुम यहाँ का सोना जरूर अपनी दुनिया में ले जा सकते थे। हाँ, पर एक रास्ता है जिससे तुम यहाँ का जितना चाहे उतना सोना अपनी दुनिया में ले जा सकते हो, और वो सोना कचरा नहीं बन पाएगा। कौन सा रास्ता बाबा, बताइए ना। इस सोने की दुनिया में एक साधारण हरे भरे पत्तों वाला पेड़ है, जिसे तुम्हें ढूंढना है। बस उसे ढूंढकर तुम उसके पत्ते तोड़कर खा लो। उसके बाद तुम यहाँ का सोना अपनी दुनिया में ले जा सकते हो। तभी चारों अलग अलग दिशा में उस साधारण पेड़ को ढूंढने लगते हैं। आरव एक दिशा में अकेला घूम रहा था। अरे कहाँ होगा वो पेड़? इधर अरुण एक स्थान पर खड़ा था। हाँ, अरे कहाँ होगा वो पेड़? तभी अरुण के पास वही बूढ़ा आदमी आता है। अरुण, चारों में से तुम मुझे सबसे ज्यादा नेक दिल लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें उस साधारण पेड़ का पता बताता हूँ। पर सुनो, तुम्हें अपने साथ अपने एक दोस्त को उस पेड़ के पास ले जाना होगा और अपने उस दोस्त को जान से मारकर उसका खून उस पेड़ पर लगाना होगा। ऐसा करते ही तुम उस पेड़ को बलि चढ़ा दोगे और इस दुनिया का नियम पूरा हो जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ से खजाना ले जा सकते हो। पर बाबा, आपने तो हमें पत्ते खाने के लिए कहा था ना? वो तो मैंने झूठ बोला था, क्योंकि इस दुनिया से सोना वही आदमी बाहर ले जा सकता है जो किसी इंसान की बलि उस पेड़ पर चढ़ाएगा। पर मैं अपने दोस्तों को मार नहीं सकता। सोच लो, अरे दोस्त तो तुम्हारे और भी बन जाएंगे, पर इतना सोना फिर कभी नहीं मिल पाएगा तुम्हें। वो सामने सोने की बड़ी सी पहाड़ी देख रहे हो, उसी के पीछे वही साधारण पेड़ है। अब अपने एक दोस्त को वहां ले जाओ और उसकी बलि चढ़ा दो। अरुण बूढ़े आदमी की बात सुनकर अपने दोस्त दीपक के पास आता है और उसे बहाने से उस पहाड़ के पीछे लेकर आता है जहाँ एक साधारण पेड़ था। अरे वाह! हमें पेड़ मिल गया। तभी अरुण दीपक के सिर पर सोने का पत्थर मारकर उसे जान से मार देता है और उसका खून जैसे ही उस पेड़ पर लगने लगता है तो वो पेड़ अचानक वही बूढ़ा आदमी बन जाता है। ये देखकर अरुण के होश उड़ जाते हैं। बाबा, आप? इसका मतलब वो पेड़ आप ही हो?
पेड़ नहीं बच्चे, मैं इस जादुई दुनिया का राक्षस हूँ, राक्षस। ये सारा खजाना मेरा है, मेरा। और जो भी मेरे इस खजाने को चुराने आता है, मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी अरुण को पकड़कर वहीं जान से मार देता है और अरुण दीपक दोनों के शरीरों को खा जाता है। अब इधर अजय और आरव दोनों अलग अलग दिशा में घूम रहे थे। दो तो गए, अब बाकी बचे दो को मार कर खाता हूँ। तभी बूढ़ा आदमी आरव के पास आता है और उसे भी अरुण की तरह बहकाकर उसे अजय को मारने के लिए कहता है। तभी आरव भी अजय को उस साधारण पेड़ के पास लाकर जान से मार देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से अपने बूढ़े रूप में आ जाता है। ये क्या? इसका मतलब तुम ही वो साधारण पेड़ हो? तेरे तीनों दोस्तों को मैंने मौत के मुंह में पहुंचा दिया है बच्चा, अब तेरी बारी है। बूढ़ा आदमी जैसे ही आरव को हाथ लगाता है तो बूढ़े आदमी का हाथ जल जाता है। बूढ़ा आदमी फिर से आरव को हाथ लगाता है तो फिर से उसका हाथ जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ जल क्यों रहा है? तभी आरव वहाँ से भागते हुए उस दरवाजे की ओर जाता है। वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे भाग रहा था। तभी आरव जैसे ही कुएं के दरवाजे के पास आता है तो बूढ़ा आदमी एक बड़ा सा सोने का पत्थर आरव को फेंक कर मारता है। तो आरव उस दरवाजे से कुएं के अंदर आ जाता है और वो सोने का बड़ा सा पत्थर भी कुएं के अंदर आ जाता है और वो दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है। बच गया। हाँ। वो सोने का पत्थर कचरा नहीं बना था, वो सोना ही था। हाँ, ये सोना कचरा नहीं बना। तभी आरव घर जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। बेटा, तेरे गले में एक चमत्कारी धागा है, इसी की वजह से वो राक्षस तेरा कुछ नहीं कर पाया। तभी आरव और उसके माता पिता उस कुएं में आते हैं और उस सोने के पत्थर को आम पत्थर की तरह कलर करके उसे क्रेन की सहायता से अपने घर ले आते हैं। जिसके बाद इतना सोना पाकर आरव और उसके माता पिता अरबोंपति बन गए और आरव अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है। मे आई कम इन सर? प्लीज कम नेहा। सर, मुझे आपने बुलाया? सब ठीक तो है ना? मैं क्लास ले रही थी और बीच में अचानक से। नेहा, तुम बहुत ही होनहार शिक्षक हो और मुझे तुम पे नाज है। तुम्हें स्कूल से खोना किसी भी स्कूल के लिए बहुत खेद की बात है। मैं कुछ समझी नहीं सर, सब ठीक तो है ना? नहीं नेहा, नेताजी की भांजी का यहाँ इस स्कूल में तबादला हो गया है और उसके कारण तुम्हारा तबादला करने के ऑर्डर आ गए हैं। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो गलत है। मैं इस स्कूल को कितना आगे लेकर आई हूँ। मेरी क्लास के सब बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, फिर भी। ये मेरे स्कूल की बदकिस्मती है नेहा। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट नेहा। ये लो तुम्हारा ट्रांसफर लेटर। तुम्हें मुझपुर गांव जिला मिर्जापुर में तबादला मिला है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं चलती हूँ। नेहा अपनी क्लास के बच्चों को अलविदा कहने जाती है और जब बच्चों को अपनी पसंदीदा टीचर के जाने का पता चलता है तो सब बच्चे भावुक हो जाते हैं और बेहद दुखी हो जाते हैं। अगले दिन नेहा सब सामान बांधकर मूचपुर के लिए बस ले लेती है। सारे रास्ते उसे अपने स्कूल का ही ख्याल आता रहता है, जिसके कारण उसकी आंखों में बार बार पानी आ जाता है। पर नेहा को बिल्कुल नहीं पता था
कि उसकी किस्मत कितने खतरनाक मोड़ लेने जा रही है। मूछपुर मूछपुर मूछपुर, चलो चलो जल्दी चलो, ज्यादा बस रुकी तो बस की भी मूछ आ जाएगी। नेहा बस से उतरती है और बस निकल जाती है। नेहा अपने ही ख्यालों में खोई किसी की बात नहीं सुनती और वहीं बस स्टैंड पर सरपंच जी का वेट करने लग जाती है। लगता है किस्मत को ये ही मंजूर था। शायद यहाँ के लोग खूब खड़ूस होंगे। चलो देखते हैं। आइए नेहा जी, आपका स्वागत है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं सरपंच जी, बिल्कुल नहीं। आइए, आपको आपका कमरा दिखा दूं। स्कूल आप कल देख लीजिएगा। जी सरपंच जी, अभी थक भी गई हूँ। अगले दिन सुबह होती है और नेहा सुबह की सैर करने निकलती है। गांव का स्वच्छ वातावरण उसे अच्छा लगने लगता है और वो पक्षियों की चहचहाने की आवाज, नदी के पानी की आवाज में जैसे सुकून पाती हुई खो जाती है। अचानक कुछ औरतें लंबे लंबे घूंघट ओढ़े नदी पर पानी भरने आती हैं। उनके साथ उनके बच्चे होते हैं। पर ये क्या, इतने छोटे छोटे बच्चों ने मूछें क्यों लगा रखी हैं? नेहा को जैसे काफी अरसे बाद हंसी आ जाती है। लगता है यहाँ के स्कूल में काफी थिएटर होता है और बच्चे भी खूब किरदार निभाते हैं। अचानक एक महिला का घूंघट गिर जाता है और उसका चेहरा दिखने लग जाता है। हे राम, ये क्या, इस औरत की भी मूंछ है? नेहा को चिल्लाते सुन बाकी औरतें भी घूंघट हटा लेती हैं। हे राम, ये कहाँ आ गई मैं? ये कैसा गांव है? यहाँ तो सबकी डराने वाली मूंछें हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं अभी वापस जाती हूँ। नेहा को भागकर घर जाते सरपंच देख लेता है। उसे अनुमान हो जाता है कि टीचर जी गांव के रहस्य से डर गई हैं। टीचर जी को सच बताना होगा, वरना मेरे गांव का भविष्य खराब हो सकता है। सरपंच की पत्नी और बेटी ने घूंघट ओढ़ रखा है। नेहा अपने सामान के साथ दरवाजा खोलती है क्योंकि वो जाने के लिए तैयार होती है। नेहा को जाते देख सरपंच, उसकी पत्नी और बेटी हाथ जोड़कर नेहा के आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नेहा जी, मेरे गांव से मत जाइए। मेरे गांव के बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। यहाँ कोई शिक्षक नहीं रहता। आपसे विनती है मेरी। नेहा जी, आप कृपया हमारी बात तो सुने, फिर आप जो कहेंगी हम मान लेंगे। आपको जाने से नहीं रोकेंगे। आपका फैसला हमारा फैसला होगा, पर हमारी बात सुन लीजिए। हम खुद इस सब से बहुत परेशान हैं और अत्यंत दुखी भी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। नेहा सरपंच के परिवार की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है और खुद को संभालती है। गहरी सांस लेते हुए वो अपना सामान साइड में रख देती है। ठीक है सरपंच जी, आइए अंदर आइए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। आइए अंदर आइए। नेहा जी, आपको सच पहले ही बता देना चाहिए था, पर शायद अब वक्त आ गया है सच बताने का। सरपंच अपनी पत्नी और बेटी को इशारा करता है और वो घूंघट हटा लेती हैं। उनके चेहरे देखकर नेहा बहुत डर जाती है और चीख उठती है। सरपंच की पत्नी और उसकी बेटी के भी मूछें होती हैं, जो नेहा को डराने के लिए काफी होती हैं। नहीं, दूर हटो मुझसे। मुझे कोई यहाँ से निकालो। मुझे कुछ नहीं सुनना। उसकी चीख सुनकर सरपंच की बेटी रो पड़ती है और उसे रोता देख सरपंच और उसकी पत्नी भी रोने लग जाते हैं। आप जा सकती हैं, हमें आपका फैसला मंजूर है। सरपंच अपनी पगड़ी नेहा के पैरों में रखकर उससे भीख मांगते हुए उनकी बात सुनने की प्रार्थना करता है। नेहा जी, हम भी इंसान ही हैं, कोई भूत या राक्षस नहीं है और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। कृपया हमारी बात सुन लो, हमें सच में आपकी मदद चाहिए। नेहा को उन पर दया आ जाती है और वो डरते हुए कहती है, सरपंच जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सरपंच ने लंबी सांस लेते हुए कहना शुरू किया।
ये कहानी बहुत पुरानी है। इस गांव पर एक श्राप है। पहले ऐसा नहीं था, सब कुछ सामान्य था। हम सब लोगों के पूर्वज इस गांव में बहुत खुशी और प्यार से रहते थे। बहुत साल पहले हमारे पूर्व सरपंच ने ये स्कूल खोलकर गांव के लिए एक नेक काम की शुरुआत की। गांव वालों, आज से हमारे गांव की मूंछ हमेशा के लिए ऊपर हो गई है, क्योंकि गांव में आप सबके सहयोग से स्कूल का शुभारंभ हुआ है। आप सब अपने बच्चों को स्कूल भेजो और गांव की तरक्की में योगदान दो। हमें अपने गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिलाना है और ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए। मैं इस गांव को एक अनमोल हीरा भी देना चाहता हूं, और वो है इस स्कूल की पहली अध्यापिका, जो मेरे दोस्त की बेटी है। ये है सुमन, जो विदेश में पढ़ के आई है और हमारे स्कूल में पढ़ाने को तैयार हुई है। ये हमारे स्कूल की नींव है और मैं चाहता हूँ आप सब सुमन बेटी का साथ दें। स्कूल खुलते ही गांव के सब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। सरपंच जी और पूरा गांव बहुत खुश होता है और सुमन का धन्यवाद करते हैं। सब और मिठाई बांटी जाती है। ये खुशियाँ, ये मिठाई के पल कुछ साल चलते हैं और फिर वो हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और गांव वालों का मानो बुरा वक्त ही आ गया हो। सफलता और तरक्की हर किसी से आसानी से संभाली नहीं जाती और वो उस सफलता के नशे में पागल हो जाता है और अपनी जड़ें काटने पर आमादा हो जाता है। कुछ साल बाद सुमन बीमार हो जाती है और उसके चेहरे पर बाल आ जाते हैं। सुमन उदास सी रहने लग जाती है, पर स्कूल पर वो पूरा ध्यान देती है। इसी बीच गांव के कई लोगों को इस बात का घमंड हो जाता है कि वो पहले से ही बहुत योग्य थे और उनकी तरक्की में सुमन का कोई योगदान नहीं है। एक दिन सुमन को मुख्यमंत्री से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी मिलता है, जिससे कुछ गांव वाले उससे जलने लगते हैं। अरे मेरा बेटा तो पैदा होते ही बहुत लायक और प्रतिभावान था कि पंडित जी ने नामकरण में 100 नहीं 200 मांगे थे। अरे हाँ, और तो क्या, सुमन को तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही सम्मानित कर दिया। हमारे ही बच्चे अगर गुणवान ना होते तो क्या सुमन ये कमाल कर पाती? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पता नहीं सरपंच जी ने उसे क्यों सर पे चढ़ा रखा है। ऊपर से उसके चेहरे के बाल तो देखो, कितनी बदसूरत शक्ल है। बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं इस बदसूरत उल्टा से। सुमन इन सब की बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि लोगों को ज्ञान की नहीं, बाहरी सुंदरता की ज्यादा कद्र है। सुमन उसी समय अपना सामान बांधकर गांव से जाने का निर्णय ले लेती है। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो बहुत कम लोग सुमन को रोकने को आते हैं। सुमन की मेहनत के बावजूद लोग अपने घमंड में आ चुके थे, जिससे 2-4 लोग ही सुमन को रोकने आए। बेटी, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो ऐसे जा रही हो? हमारा भविष्य तुमने ही तो संवारा है। आज गांव का नाम तुमसे रोशन हुआ है। धन्यवाद जो आप लोग आए। मैं आपके साथ के बिना ये सब नहीं कर पाती, पर अब मुझे कुछ आराम चाहिए। गांव का स्कूल अब मेरे बिना भी चल सकता है। मैं विदेश जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जॉब मिल गई है। आप सबका धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। अगले दिन अखबार में खबर देखकर पूर्व सरपंच दंग रह जाते हैं। जिस बस में सुमन शहर जा रही थी, वो बस खड्डे में गिर गई और सब लोगों की मौत हो गई। सरपंच जी और उनके साथ के लोग स्तब्ध रह गए। जिस सुमन ने गांव को इतना कुछ दिया, वो गांव से ही नहीं बल्कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सरपंच जी इस बात से इतना दुखी हुए कि वो बीमार रहने लग गए। अपनी हालत बिगड़ती देखकर उन्होंने गांव वालों को पंचायत में आने का निमंत्रण दिया। गांव वालों,
मैंने अपनी सरपंची में आपकी और गांव की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मुझे लगता है मेरा समय आ गया है और अब मैं सरपंच होने के नाते अपना आखिरी फैसला सुनाकर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। सरपंच का फर्ज है न्याय करना और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सुमन बिटिया के गांव से जाने और शायद इस दुनिया से जाने का कारण हम सब गांव वाले हैं। उसकी इतनी मेहनत के बावजूद हमने उसे पालो वाली कहकर उसे बहुत तंग किया, उसका दिल भी दुखाया। यह शरीर भगवान की देन है और इसमें बाहरी सुंदरता से ज्यादा हृदय की सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर हमने उसके चेहरे के बालों और बाहरी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया और जिसका नतीजा है आज वो हमारे बीच ही नहीं बल्कि इस दुनिया में भी नहीं है। अब मेरा फैसला ये है कि हम सबको इसकी सजा मिले। हम सबको जो अपनी मूंछ ऊपर रख कर रहने का शौक है और जिस अकड़ में हम इंसानों को इंसान नहीं समझते, वो मूंछ हम सबके चेहरे को बिगाड़ देगी। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े के चेहरे पर मूंछें आ जाएंगी। हमारी मूंछ हमारी शान होती है, पर अब यही हमारे लिए श्राप सिद्ध होगी। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए, हम लुट जाएंगे, हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा, दुनिया हम पर हंसेगी। नहीं नहीं सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए, ऐसा दंड मत दीजिए। ये श्राप तुम लोगों ने कमाया है, मैंने दिया नहीं है। तुम सब मेरे अपने हो, पर सरपंच के पद का मान मुझे न्याय करने की आज्ञा देता है। सरपंच जी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, कम से कम ये तो बता दीजिए कि श्राप से हमें मुक्ति कब मिलेगी। ये तो मुझे भी नहीं पता कि कब हम सबके कर्मों का भुगतान होगा। उसी समय सब गांव वालों के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। ये है हमारे कर्मों की गाथा नेहा जी। इस सब ने हमारे गांव को दुनिया भर में बदनाम कर दिया है और दुनिया हमें जंगली समझ लेती है। पर मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? इस श्राप से मुक्ति हमें तभी मिलेगी जब हमारे गांव के बच्चे फिर से अच्छी शिक्षा लेकर देश में अव्वल आए। ये ही हमारे पूर्व सरपंच जी का सपना था। ये बात मुझे एक साधु बाबा ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि गांव में अच्छी शिक्षा और अच्छे शिक्षक का प्रबंध करो, जिससे गांव की नई पीढ़ी सही रास्ते पे चले और खूब तरक्की करे। तभी इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है मुझपुर को। बस दोबारा किसी भी चीज का घमंड मत करना और बाहरी खूबसूरती से ज्यादा दिल की, आत्मा की खूबसूरती पे ध्यान देना। सब गांव वाले भी इस श्राप से मुक्त होना चाहते हैं। आप बहुत अच्छी अध्यापिका हैं और आपके पहले कोई भी अध्यापक यहाँ आना नहीं चाहता था। आप आई तो हम सबके मन में एक आशा की किरण जाग उठी। आपसे विनती है कि हमारी मदद करें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप चिंता ना करें। बस गांव वालों को समझाएं कि बाहरी सुंदरता पर नहीं, इंसानियत पर ध्यान दें। गांव वाले इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, क्योंकि अब गांव में कोई खूबसूरत नहीं है, सब बदसूरत ही हैं। ठीक है, शायद मुझे भी जिंदगी का एक लक्ष्य मिल गया है। मैं यहाँ आने पर बहुत दुखी हुई थी, पर मैं आप लोगों का साथ जरूर दूंगी। नेहा स्कूल की बागडोर संभाल लेती है और पूरे जी जान से मूचपुर के बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। दिन बीतते जाते हैं और फिर साल। मूचपुर के बच्चों का राजकीय परीक्षा का परिणाम आता है, जिसे नेहा छुपा लेती है और सरपंच जी को पंचायत बुलाने को बोल देती है। सब गांव वाले डर के मारे अपने काम धंधे छोड़कर पंचायत की ओर जाने लग जाते हैं। जब सब गांव वाले और सरपंच जी आ जाते हैं, तब नेहा कहती है, गांव वालों राम राम। आप सब लोगों ने गलत तो किया जो अपने गुरु का अपमान किया, उसके चेहरे के बालों को, उसकी कम खूबसूरती को
उसकी आत्मा की खूबसूरती से ज्यादा तवज्जो दी। पर कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज आप सबने अपनी गलती को सुधारने का जो फैसला लिया है, उसके लिए जो काम किया है, मेहनत की है, आज उसका नतीजा आया है, जिसे मैं आप सबको एक साथ सुनाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि प्रायश्चित के बाद की माफी कैसे दिखती है। ये सबक है संसार के सब लोगों के लिए कि खूबसूरती दिल की होती है, जो हमेशा रहती है, और बाहरी सुंदरता तो जवानी ढलते ही खत्म हो जाएगी। आप सब लोगों की मेहनत और आशीर्वाद से हमारे गांव के बच्चों ने पूरे राज्य में टॉप किया है। आप सबने ये मुमकिन कर दिखाया है कि इंसान चाहे तो अपनी बड़ी से बड़ी गलती को भी प्रायश्चित से ठीक कर सकता है। आपने हमारे पूर्व सरपंच जी के सपने को साकार कर दिखाया है और हमारे इस समय के सरपंच जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो आपके लिए हर पल कोशिश करते रहे कि मेरे गांव वालों पर से श्राप हट जाए। मुझपुर के वासियों, तुम लोग अब श्राप से मुक्त हो। पर याद रखना, किसी भी इंसान के दिल को ठेस पहुंचाई या उसके रंग सूरत से उसका अपमान किया तो ये श्राप फिर से तुम्हें तंग करेगा। सब में भगवान है, इस बात को हमेशा याद रखना। सबकी मूछे जाने से सब गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ उठती है, जिसे देख सरपंच और नेहा बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह सबको ये बात समझ में आ गई कि भगवान सबके दिल में बसता है और किसी का अनजाने में भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, टमाटर लाल चैनल के वीडियोस देखने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।